अंतिम विदाई शादीशुदा लोग जरूर देखें। उसका मन आशंका से घिर गया। जैसे ही गली में कदम रखा, उसे चाची के घर के सामने भीड़ दिखाई दी। वह चिंता में पड़ गई कि इतनी भीड़ किस लिए। उसने सोचा कहीं मोनू फिर अपने आप ही बड़बड़ा उठा। नहीं नहीं, कल रात एक्सीडेंट की खबर मिली और आज सुबह वह ट्रेन में बैठकर यहाँ आ गई। उसने अपनी याददाश्त पर जोर डाला तो याद आया कि चाचा जी ने फोन पर यही कहा था, चोट मामूली है, मोनू के जीवन को कोई खतरा नहीं है। फिर उसने घर पर भी फोन लगाकर बात की थी तो पापा ने भी यही कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम आकर देख जाओ तो अच्छा रहेगा। उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है। यह तो वह अंदाज़ा लगा रही थी कि ग्वालियर भेजने का मतलब है चोट ज़्यादा ही होगी। गली में प्रवेश कर घर की ओर चलते चलते उसने अपने मन को समझाया कि एक्सीडेंट की खबर सुन आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए होंगे और आजकल हो रहे एक्सीडेंट पर चर्चा हो रही होगी। उधेर बुन में वह घर के निकट आ गई। चाचा के घर की दीवार से ही कामना के घर की दीवार लगी हुई थी। वह पहले अपने घर में जाकर सारी जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन जाने क्या हुआ कि किसी भीतरी प्रेरणा से अनायास उसके पैर चाचा जी के घर के चबूतरे की ओर ही मुड़ गए। बाहर कई आदमी इकट्ठे थे। उसे तेज झटका लगा। अंदर हिचकियों में डूबा गमगीन माहौल था। बैठक का कमरा औरत से भरा हुआ था। सबके चेहरे दुखी और उतरे हुए। प्रायः सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बिलख रही चाची के रुदन के स्वर कानों में पड़े तो उसने उन्हें ताका। वे कामना को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी और उठकर कामना की ओर लपकी। चाची की हालत खराब थी। सदा सिर पर पड़ा रहने वाला पल्ला एक और गिरा पड़ा था। कामना अब भी माजरा पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका मन अनिष्ट की आशंका से भर उठा। उसने मुश्किल से चाची को संभाला और जमीन पर बैठ गए। पड़ोस की अम्मा जी ने रुदन भरे स्वर में बताया, उसकी सांस तो सुबह 4 बजे ही उखड़ गई थी। उसका पोस्टमार्टम होना था, इसलिए घर पर भनक तक नहीं लगने दी। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि उसको लेकर आ रहे हैं, तैयारी कर लो। अम्मा जी का अंतिम शब्द तैयारी कर लो कामना को अंदर तक सिहरा गया। थोड़ी देर तक तो वह अपने आप को संभाले रही, पर खुद को रोक नहीं पाई और बेसाख्ता फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद कामना की निगाहें रानी को खोजने लगी। सोच रही थी कि उस पर क्या बीत रही होगी। 15 दिन ही तो हुए थे दोनों के विवाह को। हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी। अभी उसने देखा चाची की दोनों बड़ी बहुएं औरत के बीच बैठी है। फिर नजर आया नीचा सिर की रानी भी उन्हीं के पास भूत सी बनी बैठी है। इच्छा हुई कि उसके पास जा पहुंच जाओ, लेकिन पसोपस में पड़ गई कि किन शब्दों से दिलासा देगी वो रानी को। उसे समझ नहीं आया, इसलिए रानी से बात करने का ख्याल उसके भीतर ही दबा लिया। वह भी गमजदा चेहरे लिए पहले से बैठी नाते गोते की औरतों के बीच बैठ गए। थोड़े समय बाद ही मोनू का निर्जीव शरीर लेकर दोनों भाई आंगन में आ गए। वे दोनों हताश से वहीं बैठ गए। बड़ा भाई डकरा कर कहने लगा, हमने तो डॉक्टर से कहा था हमारा सब धन जायदाद ले लो, पर हमारा मोनू वापस कर दो, हमारा तो भाई चला गया। दूसरा बोला, जिंदगी में कुछ नहीं रह जाता, कोई अपने साथ धन संपत्ति कुछ नहीं ले जाता, सब यहीं धरा रह गया। मोनू के मुंह पर पड़े कपड़े को हटा दिया गया था। चाची उसे लिपट लिपट कर
रो रही थी और विलाप कर रही थी। मेरा लाल तू कहाँ चला गया? तू तो थोड़ी देर बाद आ रहा था। क्या इस हालत में आया है? तू गया तो उसको भी ले जाता। उसे किसके भरोसे छोड़ गए? अरे नाश हो वो मोटर वाले का जो मेरे लाल को मार डाला। मोनू की देह पर चाची दहाड़े मारती रो रही थी और कामना मोनू की बातें याद कर रही थी। उसके आते ही वह खातिरदारी के लिए घर सिर पर उठा लेता, चाहते हुए 2 दिन का प्रोग्राम फिक्स कर लेता और जब तक बात नहीं मनवा लेता पैर पकड़े बैठा रहता था। पर आज कितना शांत पड़ा था। उसके शरीर पर से कपड़ा हट गया था। नीचे दिखा कि उसका शरीर पॉलीथिन में लिपटा हुआ था जो खून से लथपथ हो रही थी। फिर भी उसका हंसमुख चेहरा ज्यों का त्यों था। ऐसा लग रहा था कि अभी बोल उठेगा। सभी लोग रो रहे थे। केवल रानी पत्थर की मूर्ति के समान चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर न कोई भाव और न ही कोई प्रतिक्रिया। शरीर में कोई हलचल भी नहीं थी। वह निर्विकार भाव से सब देख रही थी। लोगों में कानफूसी होने लगी। अरे इसको तो रुलाओ, नहीं तो पागल हो जाएगी। अरे पत्नी का रोना तो जरूरी है, यही तो छाती पीटेगी। उसे बताओ उसका सुहाग चला गया। कुछ औरत ने उसे झिंझोरना शुरू कर दिया। कई औरतों की आवाज़ें आने लगी, तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम रो, देखो मोनू को क्या हो गया है। बड़े प्रयासों के बाद वह रोई तो नन्हे बच्चे की तरह हिया फाड़ कर किसी काटी जाती बिछिया की तरह डकराने लगे। उसकी चीख सुनकर कामना भी स्वयं सुन्न होती जा रही थी। पहले ऐसा मौका कभी नहीं आया था जब उसने पार्थिव देह को इतने पास से देखा हो, वह भी इतनी असामयिक और भीभत्स मौत। कामना में ने रानी को देखा। उसके मासूम चेहरे पर बिंदी और मांग में सिंदूर था। कितना प्यारा चेहरा लग रहा था। उससे लगा अब ये सब चीज़ें उससे छीन ली जाएगी। बिना सिंदूर, बिन बिंदी के उसका चेहरा कैसा लगेगा। चाची तो स्वयं विधवाओं की तरह रहने की पक्षधर है। याद है कि यही पड़ोस की एक नन्ही लड़की जब खाली हाथ हो गई थी और वह बिंदी लगाए चूड़ी बिछी पहने घूमती थी तो चाची ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया था। कामना की तंद्रा भंग हो हुई। चाची विलाप कर रही थी। उन्होंने अपनी बिंदी और चूड़ी उतारकर फेंक दी और नहीं होती। कामना यह सब सुनकर चुप थी। उसे लग रहा था कि चाची बहू को ही दोष देगी कि तू मेरे बेटे को खा गई, लेकिन चाची ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वे रानी के प्रति सहानुभूति दिखा रही थी। कामना को लग रहा था कि हो सकता है सबके सामने चाची रानी को कुछ नहीं कह रही है। मोनू चाची का सबसे लाडला बेटा, सबसे छोटा होने के कारण लाड का हकदार भी। इस वजह से रानी भी चाची की लाडली बहू है। लेकिन इस स्थिति में हर औरत बहू को ही डाकन बताती। सो कामना को लग रहा था कि बेचारी रानी। यह वाक्य चाची ने उस दिन कहा था जिस दिन मोनू के ब्याह के बाद रानी ने रसोई में प्रवेश किया था और इतने बड़े परिवार के लिए खिचड़ी बनाई थी। दरअसल रानी अल्हड़ थी और अबोध भी। सुंदर ऐसी कि प्लास्टिक की गुड़िया लगे। उसकी सुंदरता देखकर दूसरी बहू जल भुन गई थी। औरत सुलभ इससे के कारण बचपन में माँ मर गई, सो माँ के लाड की भूखी थी। चाची को देखा तो हुलस कर रो उठी। चाची भी द्रवित हो उठी थी। फिर दूसरे दिन अपनी अटैची में से निकालकर अपना बचपन का एल्बम के फोटो सबको दिखा रही थी कि एक फोटो देख चाची काठ सी हो गई। बचपन में रानी को किसी ने लड़के के कपड़े पहनाकर फोटो खींचा था। वह फोटो सामने था। कामना ने टहोका तो चाची ने यादों में बुदबुदाते हुए कहा, ऐसी ही तो लगती थी
चिम्मी मेरी चिड़ैया। फिर लंबी सांस खींच रानी को खींचकर सीने से लगा लिया था। उन्होंने सब चकित थे। जालिम सास के रूप में ललिता पवार को लजा देने वाली चाची में यह परिवर्तन और सबको याद आ गई थी। चिम्मी चाची की सबसे छोटी बेटी, जो बचपन में ही अकस्मात चल बसी थी, तब से चाची रानी में बहू नहीं संभव बेटी देखने लगी थी। मोनू की पार्थिव देह कफन में लपेट कर अंतिम यात्रा पर चल पड़े। औरतें क्रदन कर रही थी। कई घंटे ऐसे ही बीते। घर के पुरुष अंत्येष्टि करके वापस आ गए थे। कामना ने कंधा देने वाले पुरुषों के कंधे पर तेल लगाया, जिससे उनके कंधों से अर्थी का बोझ उतर जाए। रिवाज के अनुसार विवाहित लड़कियां रुकती नहीं है। कामना भी जाने लगी तो चाची की याचक निगाहें ने उसके पैर बांध दिए। वे फूट फूट कर रोने लगी। फिर फुसफुसाती हुई बोली, तुम रुक जाओ कामना, तुम्हारी रानी से खूब पटती है। तुम चली जाओगी तो उसे कौन दिलासा देगा। उन्होंने कामना ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ी रही। उसके मनोभाव को तोड़ते हुए उन्होंने कहा, नल पर नहाकर मंदिर के दर्शन कराओ, वापस जाने का रिवाज हो जाएगा। कामना को फिर झटका लगा। चाची जैसी रूढ़िवादी महिला आज इतना आधुनिक कैसे सोच रही है। कामना वही ठहर गई। चाचा के 3 बेटे, 2 बड़े बेटे हैं और उनकी बहुएं भी हैं। मोनू तीसरा बेटा था। बेटी कोई नहीं थी। बड़े भाई की बेटी कामना को ही इस घर में बेटी में चाची तेज तर्रार और हठीली मानी जाती थी। वे रीति रिवाजों का बखूबी पालन करती थी, यहाँ तक कि उनके चेहरे से लाज का पल्ला भी नहीं उभरता था। जब वे अपनी बात पर अडिग हो जाती तो चाचा जी भी कुछ नहीं कर पाते थे। उनके कारण ही चाचा और पापा में बंटवारा हो गया था। सभी चाची के लड़ाकू स्वभाव से परिचित थे, जिसकी खबर आसपास के तमाम बिरादरी भाइयों में भी फैल गई थी। फलस्वरूप कोई भी अपनी बेटी उनके घर में देने से झिझकता था। अभी 15 दिन पहले ही की तो बात है। मुश्किल से एक गरीब घर मिला जब मोनू का विवाह हुआ था। दरवाजे पर बहू बेटा लेते समय रानी के मायके से आई डलिया में गुना मैदे का बना गोल कंगन की आकृति का खोजा गया। वो नहीं मिला। शायद रानी के घर के लोग वह रखना भूल गए होंगे। तब चाची ने हाय तौबा मचा डाली थी। वे जिद कर रही थी कि गुना के गोले घेरे से बहू का मुंह देखा जाता है। कामना ने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया, तर्क दिया कि पहले हाथ के कंगन से ही बहू का मुंह देखने का रिवाज था, लेकिन उस समय सभी के पास सोने चांदी के कंगन नहीं हुआ करते थे, इसलिए मैदे के बने कंगन का तरीका निकाल लिया होगा। आपके पास तो सोने के कंगन है, आप उसी से बहू का मुंह देख लो। मेरी ससुराल में तो आटा मैदा के कंगन की तरफ कोई देखता तक नहीं। वहाँ मेरी भी मुंह दिखाए सोने के कंगन से ही हुई थी। चाची ने अंततः कामना की बात मान ली थी। आज तीसरा दिन था। रानी का श्रृंगार उतरना था। पड़ोस की औरत
जैसे ही उसकी चूड़ियाँ उतारने लगी, चाची अरावली पर्वत की तरह बीच में आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, इसका यह रूप मैं कैसे देख पाऊंगी। इसको देख देख कर और ज़्यादा याद आएगी कि मेरा मोनू नहीं है। इसे ये सब चीज़ बख्श दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहकर वे गिड़गिड़ाने लगे। उनके रुदन में इतनी कसक, इतनी वेदना और इतनी तड़प थी कि औरत के हाथ रुक गए। उनमें से एक बोली, तुम ठीक कहती हो कस्तूरी, लेकिन आज के दिन सब वही अपना सुहाग का सामान नया पहनेंगे। इसका भी तो सुहाग का सामान बदल देना चाहिए। रानी को भी वे सब सामान नए पहनाए गए। वह फिर से नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। चाची उससे लिपटकर रोने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। कामना बीच में 6 मासी के लिए चाची के यहाँ आई तो पता चला कि चाची ने रानी के दहेज का सारा सामान एक कमरे में बंद करके रख दिया है। सब काम निपटने के बाद चाची कामना को एकांत में ले गई और धीरे से बोली, कम्मो, अब तो तू एक अच्छा सा लड़का देख दे। उसने सुख ही कहाँ भोगा है। हम अपने आगे रानी का ब्याह कर दे तो हमें शांति मिल जाएगी। देख, इसका सारा सामान कमरे में बंद कर दिया है, जिससे इसका सामान कोई न बपेड़े, काम में ले। ये यहाँ रहती है तो दोनों बहुएं इससे बहुत काम कराती, इसलिए मैं इसे कभी कभी मायके पहुँचा देती हूँ। कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। थोड़ा रुककर वे फिर से बोली, मुझे मालूम होता कि मेरा मोनू एक जन्म भी इसका साथ नहीं दे पाएगा तो मैं इसे ब्याह कर नहीं लाती। कहकर वे बिलखने लगी। कामना उन्हें दिलासा देते हुए सोच रही थी कि चाची का यह विचार तो बहुत अच्छा है। वे पुनः बोल उठी, देख, उसके माँ बाप तो गरीब है। यही ब्याह उनने बड़ी मुश्किल से किया था। तुम रुपये पैसे की चिंता मत करना। हम करेंगे शादी, हम करेंगे कन्यादान। कामना को चाची के चेहरे पर अडिग निश्चय का भाव दिखाई दिया। यह सब सुनकर वह निश्चित हो गई कि चाची रानी का ख्याल रखेगी और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। समय निकलते देर नहीं लगी। रानी का भी ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। चाची ने हट करके उससे परीक्षा दिलवाई थी। जब रानी ने ही फ़ोन पर बताया कि चाची को रात को जाग जाग कर उसे चाय पिलाती थी और परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करती थी, तो कामना भी चाची के बदलते मारते हृदय पर खुश हो गई। मोनू को गुजरे पूरा 1 वर्ष बीत गया था। कामना रानी के दुख को भूलकर अपने परिवार में व्यस्त हो गई थी। अचानक चाची का फ़ोन आया।
उन्होंने बताया कि रानी की शादी तय कर दी है। लड़का बैंक में है। उसकी पत्नी भी एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। शादी का मुहूर्त जल्दी का निकला है, इसलिए सब काम तेजी में चल रहा है। चाची का कहना था कि कार्ड का इंतज़ार नहीं करना, जल्दी आ जाना। शादी की नियत तिथि आ गई थी। कामना अपने परिवार के साथ वहाँ आई। विशाल पंडाल लगा हुआ था। चारों ओर रोशनी ही रोशनी जगमगा रही थी। चाची चमकीली साड़ी पहने सामने से आती दिखाई दी। वे कामना से गले मिली, बोली, आज मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। बारात आई। लड़का सुशील और व्यवहारिक लगा। शादी की सभी रीति रिवाज परंपराएं चल रही थी। अचानक एक बहस का मुद्दा पंडितों के बीच चल पड़ा कि लड़की की एक बार भावर पड़ जाती है तो दूसरी बार नहीं पड़ती। कुछ देर तक तो चाची शांत होकर सुनती रही। वे लाज की ओट से सब देख सुन रही थी। वहाँ कई बुजुर्ग भी थे। उनके सामने चाची ने कभी चेहरा भी नहीं उघाड़ा था, फिर मुंह कैसे खोलती। यह बहस चलते चलते बहुत ही देर हो गई। लड़के वालों की तरफ का पंडित भी यही कह रहा था। हाँ, शास्त्रों में भी यही नियम है। चाचा शांत मूर्ख दर्शन बने बैठे थे, पर चाची कहाँ शांत रहने वाली थी। वे विनम्र किंतु ऊंची आवाज में बोली, फेरे तो पड़ेंगे। फेरे से ही तो पति पत्नी बनेंगे, वचन लेंगे। तभी तो शादी का महत्व समझेंगे। जब लड़के के फेरे हो सकते हैं तो लड़की के फेरे क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कुछ देर तक पल्ले की ओट से सबके चेहरे तके, फिर बोली, मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन शास्त्र रचे किसने? हम तुमने ही ना। फिर उसमें फेर बदल भी तो कर सकते हैं। चाची का तर्क काटने की हिम्मत वहाँ किसी में नहीं थी। चाची की बात सुनकर कामना खुश हो गई थी। अभी तक वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन अब चाची की हाँ में हाँ मिलाने लगी। चाची के दोनों बड़े बेटे कामना को एक तरफ ले गए। एक बोला, जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक है दीदी, लेकिन माँ के पास खर्च करने के लिए इतना रुपया कहाँ से आया। दूसरा बोला, हमें तो चिंता है कि कहीं माँ सब कुछ इसी पर ना लुटा दे। कामना उन दोनों के चेहरे देख रही थी। बाहर से खुश लगने वाले ये इंसान
कितना निकृष्ट सोच रहे हैं। उस समय उन लोगों को शांत करने के उद्देश्य से वो बोली, सब कार्यक्रम निपट जाने दो, फिर बात करेंगे। रानी की विदाई हो चुकी थी। कुछ रिश्तेदारों ने इस शादी का विरोध भी किया था। फलस्वरूप वे नहीं आए थे। जो आए थे वे भी विदाई के तुरंत बाद चले गए थे। शादी के बाद मंडप उखाड़ने के लिए कथा होनी थी, इसलिए कामना को सभी रोक लिया गया। लेकिन मुख्य मुद्दा था कि रात्रि में घर की पंचायत होनी थी। बड़े बेटे के मन में जो गुंधुन चल रहा था उसका फैसला होना था। रात्रि होते ही कमरे में सभी लोग बैठ चुके थे। कामना चाची की ओर मुखातिब हुई और बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये दोनों पूछ रहे हैं कि शादी में जो खर्चा हुआ है, इतना पैसा कहाँ से आया। चाची कोई उत्तर देते उससे पहले ही चाची ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, जायदाद में सबको हक मिलना चाहिए। अब तुम लोग अपने अपने रहने का इंतजाम कर लो। इस हवेली को बेचकर हमने 4 हिस्से कर लिए। 8 लाख में बिकी है ये हवेली। तुम्हें 2 लाख मिल जाएंगे। 2 लाख हम दोनों टोकरी रखेंगे, उसी में बसर हो जाएगी। सुनते ही उनके पैर तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि माँ पागल हो गई है। बड़े ने हकलाते हुए पूछा, 2 लाख और कहाँ गए। चाची लंबी सांस खींचकर बोली, यदि मोनू जिंदा होता तो उसको भी ये हिस्सा मिलता ना। इसलिए मैंने रानी की शादी में वो 2 लाख रुपये लगा दिए। सुनते ही दोनों बेटे ने बहुए पैर पटकते हुए अंदर चले गए। चाची का विरोध करने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। चाची आराम से बैठी थी। उनके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने रानी की विदाई करके मोनू की अंतिम विदाई आज की है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।